डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सर फोन साइलेंट करके रख लिया। नमस्कार, हेलो किसान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। हेलो किसान, आप किसानों का अपना कार्यक्रम जहां हम आपको एक मंच देते हैं ताकि आप कृषि संबंधी अलग अलग जो विषय हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न हम तक पहुंचा सकें, अपनी समस्याएं हमसे साझा कर सकें और साथ ही में कार्यक्रम में हमारे साथ होते हैं विशेषज्ञ जो कि इन सवालों के जवाब देते हैं। तो आज के हेलो किसान में कौन से विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उस पर। आज का हमारा विषय फार्मिंग एग्रीमेंट एक्ट 2020 और साथ ही महिला किसान दिवस सप्ताह। तो दोनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अब कृषि में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं और ये सकारात्मक बदलाव है ताकि हमारे किसानों के जीवन में खुशहाली आ सके, उनकी आय में वृद्धि हो और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा उनकी जेब में जाए। यही मकसद है सरकार की तरफ से जो नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। और साथ ही महिलाओं की भागीदारी कृषि क्षेत्र में बिल्कुल भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं और इसी को देखते हुए महिला किसान दिवस आयोजित किया जाता है हर साल। और ये पूरा सप्ताह महिला किसान दिवस का सप्ताह है और हम महिलाओं की उपलब्धियां जो कृषि के क्षेत्र में हैं, उनका योगदान है, उसे यहाँ पर उजागर करना चाहते हैं। उन बातों को आपके साथ साझा करना चाहते हैं। महिलाओं की बेहतरी के लिए, महिला किसानों के और सशक्तिकरण के लिए सरकार की तरफ से किस किस तरह के प्रयास हैं, योजनाएं हैं, उन पर भी आज विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। और अगर आप भी महिला किसान हैं, अपनी कोई समस्या साझा करना चाहती हैं, कोई सुझाव देना चाहती हैं या फिर कोई अनुभव हमसे बांटना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे 2 टोल फ्री नंबर हैं, उन्हें आप नोट कर लें। 1800-113060, दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री नंबर, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा, तो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। फोन उठाएं और इन नंबर्स पर हमें कॉल करें। इन नंबर्स को हमने मुफ्त रखा है, यानी आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। बस करना यह है कि आप हमें संपर्क करें और हम उम्मीद करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स हमसे बात करेंगे, अपनी बातें हमारे साथ शेयर करेंगे। तो 2 मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आइए उनसे हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रणधीर सिंह, अपर उप महानिदेशक कृषि विस्तार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान भवन से आप हमारे साथ आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। और आप बात करेंगे फार्मिंग एग्रीमेंट एक्ट के बारे में। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर कपिला शेखावत जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, सस्य विज्ञान संभाग IARI से। आप महिला किसान दिवस के ऊपर बात करेंगी। महिलाओं के लिए किस किस तरह की व्यवस्था है, किस किस तरह की योजनाएं हैं ताकि महिला किसानों की जो भागीदारी है उसे पहचान मिल सके। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रणधीर सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो हम फार्मिंग एग्रीमेंट एक्ट की बात कर रहे हैं, हमारे किसानों की भाषा में अगर हम समझना चाहें तो ये क्या है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि इसको लेकर बहुत तरह के भ्रम और आशंकाएं भी फैलाई जा रही हैं, लेकिन किसान इससे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, उनके जीवन में किस तरह का बदलाव आ सकता है और जो ये कोशिश है कि उनकी आय में वृद्धि हो, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा उनकी ही जेब में जाए, उसमें किस तरह से ये कारगर साबित होगा? देखिए, अगर यदि हम इसको सरल भाषा में बताएं किसानों को, तो इसका मतलब एक देश और एक मार्केट है। इसमें किसान एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने उत्पाद को लेके जा सकता है, उसके ऊपर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। और पहले तो जैसे एक व्यवस्थित मंडी होती थी, उसी के अंदर वो अपने उत्पाद को बेचता था, लेकिन अब उसके बाहर भी यदि वो किसी को बेचना चाहे, चाहे वो रिटेलर्स हो, चाहे दूसरा कोई भी व्यापारी हो, उसको अगर बेचना चाहे तो वो बेच सकता है। और मंडी के बाहर यदि वो बेचता है तो उसकी उत्पाद पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। और ऑनलाइन भी यदि किसान चाहे
तो अपनी उत्पाद को वो बेच सकता है। जी। इससे क्या रहेगा कि उनकी जो उत्पादकता है, उनकी जो आमदनी है, उसमें निश्चित रूप से बढ़ोतरी रहेगी। जहां भी अच्छे दाम किसान को मिलेंगे वो जाकर अपनी उत्पाद को बेच सकता है। और जो पहले एक राज्य से दूसरे राज्य में अपनी उत्पाद को लेकर जा जो बेचते थे, वो उसमें समस्याएं होती थी किसानों को, दूसरे राज्य में जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे नहीं बेचने देते थे। तो इस टाइप की जो समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का निदान इस एक्ट से होगा। दूसरा जो एक और महत्वपूर्ण जो बिल है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित है। और किसान किसी भी जो व्यापारी है या कंपनी है उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और प्री डिसाइडेड रेट पे उसको बेच सकते हैं। उससे दोनों को फायदा हो। जी बिल्कुल, तो फायदा हो हमारे किसानों को भी और जो उपभोक्ता हैं उन्हें भी फायदा हो, जिससे जुड़े व्यापारी हैं उन्हें भी फायदा हो। मतलब ऐसा ना हो कि जो हमारे अभी तक समस्या रही कि बिचौलिए जो होते थे वही सारा लाभ ले लेते थे और हमारे किसानों को उस तरह से फायदा नहीं हो पाता था। तो यही एक कोशिश है। आइए अब जानते हैं कि इस क्षेत्र से जुड़े हुए दूसरे जानकारों का क्या कहना है। जो फार्मिंग एग्रीमेंट से रिलेटेड है, इस कानून में ये प्रावधान किए गए हैं कि किसान जब बुआई करते हैं तो बुआई के समय ही मूल्य के उतार चढ़ाव से बचने के लिए अपनी फसल, आने वाली फसल को बेच पाएं, तो उसके लिए एग्रीमेंट कर पाएं। ये व्यवस्था कुछ हद तक पहले भी थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भारत में होता था, पर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था थी उसमें कोई एक यूनिफॉर्म कानून, एक समान कानूनी व्यवस्था पूरे देश में नहीं थी। वो व्यवस्था इस कानून से लागू की गई है। अब किसान बराबरी पर आकर जो कॉरपोरेट है, प्रोसेसर है, होलसेलर है, रिटेलर है, उसके साथ एग्रीमेंट कर सकता है। ऐसी फसल को उगा सकता है जिसका मूल्य उसको अच्छा मिले, जिसका व्यापार कुछ ही बाज़ारों में होता है या निर्यात के लिए होता है। जो पहले उसके पास तकनीक नहीं थी, उसको अच्छा बीज या पौधे नहीं मिलते थे, अच्छा तकनीकी ज्ञान नहीं मिलता था, वो जो खरीदार है उसके माध्यम से अब उसको मिलेगा और वो अच्छी कीमत की फसल को पहले से ही कीमत निर्धारित करके अपनी उगाने की व्यवस्था कर पाएगा और एक निर्धारित आमदनी उसको होगी जो सामान्यतः किसान समझदारी से देख के ही करेगा कि उसको अगर आमदनी ज़्यादा होती है और उसके अड़ोस पड़ोस के किसानों की जो उपज है उससे ज़्यादा उसको लाभ होता है, तभी वो ऐसे एग्रीमेंट्स करेगा और इससे एक व्यापार की नई संभावना बढ़ेगी, निजी निवेश आएगा, जो वैल्यू चेन है वो बढ़ेगी, जो अभी गैप है वो दूर होंगे और एक्सपोर्ट की मार्केट भी देश के उत्पाद को मिलेगी। इस कानून में भी बहुत अच्छे प्रावधान किए गए हैं कि किसान के हितों का संरक्षण हो। उसकी भूमि से संबंधित कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता, एग्रीमेंट सिर्फ उत्पाद का हो सकता है, कृषि का जो उत्पाद है। एग्रीमेंट के अंतर्गत अगर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर किसान की भूमि पर बनता है तो उसकी मलकियत भी किसान की होगी। अगर कोई रिकवरी की व्यवस्था होती है, अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है तो 150% तक के जुर्माने की व्यवस्था उस व्यापारी पे होगी जो उसका समय पे भुगतान नहीं करता। पर किसान के विरुद्ध कार्रवाई सीमित ही हो सकती है। अगर किसान ने कोई एडवांस लिया है या किसी प्रकार का बीज का उसको प्रदाय किया गया, उसका पैसा भी देना है, तो सिर्फ इस तरह की रिकवरी हो सकती है। मूल्य के उतार चढ़ाव से अगर किसान अपनी फसल को नहीं देता है व्यापारी को, तो किसान के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो किसान को छूट है और किसान को ये भी छूट है कि अगर कोई रिकवरी थोड़ी बहुत है जो उसने एडवांस लिया है तो भी उसकी भूमि के खिलाफ रिकवरी नहीं हो सकती, सिर्फ उत्पाद से ही रिकवरी हो सकती है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये किसान को एक तरह से सशक्त करके और संरक्षित करके इस लेवल पे लेके आता है कि वो किसी भी प्राइवेट व्यापारी के साथ अपना अनुबंध कर सके, अपना एग्रीमेंट कर सके और निडर होके ऐसा काम करे जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो सके। बिल्कुल, तो किसान निडर होकर के ऐसे काम करे जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो सके, यही मकसद है। और साथ ही जो मंडियों में उतार चढ़ाव उसको देखने को मिलता है, कई बार ये भी बातें सामने आती हैं कि किसान को पता ही नहीं होता है कि उसकी उपज को किस भाव पर खरीदा जा रहा है और इससे किसान एक तरीके से छला जाता है। तो ये छलावा उसके साथ ना हो, चीजें पारदर्शी हो, बिल्कुल साफ हो और अगर किसी तरह की धोखाधड़ी होती भी है तो उसके पास एक कानूनी रास्ता भी है। तो हमारा जो
दूसरा विषय है उस पर भी अब बात कर लेते हैं। कपिला जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। तो अभी तो हमने बात की है कि किसानों के लिए जीवन और आसान कैसे किया जाए, लेकिन हमारी जो महिला किसान हैं उनके जीवन में और कैसे बेहतरी हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनका योगदान है उससे भी सराहा जाए, उसको पहचान मिले। तो ऐसे में महिला किसान दिवस मनाने का मकसद यही है कि इन चीज़ों को हम एक मंच दें और इन्हें रिकग्नाइज करें। कपिला जी, आप क्या कहना चाहेंगी महिला किसान दिवस के बारे में, कितना महत्वपूर्ण है ये? देखिए, कृषि में अगर अपन महिलाओं के योगदान की बात करें तो उनकी भूमिका हमेशा बहुत सराहनीय रही है। और ये कोई आज के दिन की बात या कोई 50-60 साल पहले की बात नहीं है। जब से कृषि की शुरुआत हुई है, पुरुष जो थे वो शिकार के लिए जाते थे, तभी से ही महिलाओं ने बीज को संजोया, खेतीबाड़ी शुरुआत की, और कटाई में, मढ़ाई में। और आज भी आप देखिए, किसान के खेत पे होने वाले छोटे से बड़े से बड़ा काम जो भी है, या मैं मोटे तौर पे कहूँ कि ट्रैक्टर चलाने के अलावा जो भी काम है अंजू जी, उन सब में महिलाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। बुआई है, रोपाई है, कटाई, मढ़ाई, विनोइंग, ये सब। और सिर्फ उत्पादन के लिए ही नहीं, उसके बाद जो प्रसंस्करण है, छोटे जो आपके हाथ का जो उद्योग हैं, इन सभी में ही जो छोटे से छोटे अचार, पापड़, ये बनाने से लेकर बड़े बड़े एंटरप्राइजेस, बड़े बड़े उद्यम, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर भी अगर अपन देखें तो महिलाओं का हमेशा योगदान रहा है, सराहा भी गया है। लेकिन ये जैसा आपने बताया, ये अगर अपन दिवस मनाते हैं तो उन्हें एक मंच मिलता है, उनको उनके जो योगदान है उसको एक्नॉलेजमेंट और रिकॉग्निशन मिलता है। तो बहुत महत्व है इस दिन का। बिल्कुल, तो महत्व बहुत है और इस महत्व को हम समझ रहे हैं, इसीलिए हम दूरदर्शन किसान पर महिला किसान सप्ताह ही मना रहे हैं। सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरा सप्ताह है महिलाओं के लिए। और इस सप्ताह में दूरदर्शन किसान पर भी आप महिलाओं की कामयाबी की कहानियाँ और कृषि के क्षेत्र में उनके योगदान और उनके लिए कौन कौन सी सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, उनके बारे में भी अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जान सकेंगे। इस कार्यक्रम में आपके हम सवाल लें और दोनों ही विषय पर और विस्तार से चर्चा करें। उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर और पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। महिलाएं और ज्यादा सशक्त हों, इसके लिए सरकार सराहनीय कार्य कर रही है। पिछले 6 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने महिला किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए काफी कुछ किया है। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण के अवसरों के लिए वन स्टॉप सामूहिक सहायता कार्यक्रम बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत सरकार सुरक्षित प्रसव के लिए गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में पंजीकरण और डिलीवरी, टीकाकरण और पौष्टिक आहार के लिए 6,000 रुपए की आर्थिक मदद करती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में भी महिलाओं को वरीयता दी गई है। ग्रामीण और गरीब महिलाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री ने मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से ये योजना शुरू की। अब तक बड़ी संख्या में गृहिणियों को इस योजना से फायदा पहुंचा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से ग्रामीण महिलाओं को न सिर्फ धुएं से मुक्ति मिली है, बल्कि ईंधन का खर्चा भी कम हुआ है। यानी स्वस्थ जीवन, सुंदर जीवन। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के जरिए भी महिला सशक्तिकरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार के सहयोग से न सिर्फ महिलाएं सशक्त हो रही हैं, बल्कि देश की महिला किसान भी आत्मनिर्भर बनकर देश और कृषि को मजबूत करने में अपना सहयोग दे रही हैं। तो अभी आपने जाना कि महिला किसान दिवस क्यों महत्वपूर्ण है, इसको मनाने के पीछे का लक्ष्य क्या है
और कि कैसे हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में अपना योगदान देती आई हैं और कृषि भी उन्हीं में से एक है। ज़रूरत यह है कि उनके इस योगदान को पहचान दी जाए। हालांकि जैसा कि कपिला जी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि उसे पहचाना नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी उनके सशक्तिकरण के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और साथ ही हम अपने दर्शकों से भी कहेंगे कि अगर कोई उनके सवाल हैं, कोई आपके अनुभव हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर हम लगातार स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश करते रहेंगे। रणधीर जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि हमने शुरुआत में बात की कि किस तरीके से हमारे किसानों के लिए बेहतर विकल्प हों, उनके लिए और ज़्यादा लाभ कमाने के अवसर हों, इसके लिए सरकार की तरफ से कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और उन्हीं में से एक ये भी है जिसके बारे में हम आज बात करें, फार्मिंग एग्रीमेंट एक्ट 2020। मैं और विस्तार से जानना चाहूँगी कि जैसे कि मोटे तौर पर आपने बताया कि हमारे किसान जो है पहले से एग्रीमेंट कर सकते हैं, मंडियों के उतार चढ़ाव से बच सकते हैं ताकि फ़ायदा उन्हें अधिक हो, और कौन कौन से इसमें व्यवस्थाएँ हैं और कह सकते हैं कि और कैसे उनके लिए एक जो दायरा था उसे खोल दिया गया है। देखिए, जब हम अनुबंध खेती की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ रेम्यूनरेटिव प्राइस की ही बात नहीं है कि उनको अच्छा पैसा मिलेगा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। उसमें और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे व्यापारी को अच्छा उत्पाद चाहिए, अच्छी क्वालिटी का, इसमें कोई दो राय नहीं है, और किसान को अपनी उत्पाद का अच्छा पैसा चाहिए। इसमें दोनों के लिए फायदा है और किसान को अच्छी तकनीक मिलेगी। जो इनपुट्स हैं जी, चाहे हम प्रजाति की बात करें या खाद की बात करें या दवाइयों की बात करें, कौन सी डालनी है, कितनी डालनी है, किस वक्त डालनी है, ये सारी चीजें उसको डोर स्टेप पे मिलेगी, घर पे मिलेगी। जो भी प्रसार सेवाएं हैं, कई बार हम कहते हैं कि सभी जो सरकारी ऑफिसर्स हैं या प्रसार कार्यकर्ता है किसान तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है तो निश्चित रूप से जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी है वो ये एंश्योर करती है कि अच्छी क्वालिटी की उत्पाद हो, और उसके लिए जो भी प्रबंध करने पड़ते हैं वो करते हैं और किसान से लगातार संपर्क में रहते हैं, और जो भी उसकी समस्याएं हैं वो निश्चित रूप से उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। और इससे क्या रहता है कि क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी उत्पाद को खरीदने वाला है, अच्छे पैसे पे खरीदने वाला है, तो मेरा भी मन करता है, और इससे उत्पादकता भी बढ़ेगी और जो उसका लाभांश है वो भी निश्चित रूप से बढ़ेगा, और उसकी बहुत सी समस्याएं हैं जिनका समाधान उसके दरवाजे पर हो जाता है। जी बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पहले से ही किसान को तस्वीर साफ रहेगी कि आगे उसको क्या भाव मिलने वाला है, उसका खरीदार कौन है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था किस तरीके से होगी, ये सभी चीज़ें पहले से ही तय रहेंगी। तो एक जो भ्रम की या समस्याएं ऐसी आती हैं कि किसान को कई बार पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ जाए, कहाँ अपना उत्पाद बेचे, या फिर कौन खरीदेगा, और कई बार औने पौने दाम पर उसे बेचना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी, यही एक प्रयास है। चलिए इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट देख लेते हैं। कृषि में सुधार करने के लिए सरकार ने कृषि उपज की बिक्री की व्यवस्था में कई अहम बदलाव किए हैं, और सरकार का ये उद्देश्य है कि एक राष्ट्र एक बाजार जैसी स्थिति बने। इसी दिशा में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सरकार ने कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 को शामिल किया है। इसका मकसद कृषि बाजार को उदार बनाना है। इस अधिनियम के लागू होने से अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यवसाय कंपनियां, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकेंगे। करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी साधनों या इनपुट्स उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की होगी। अधिनियम के लागू हो जाने से अब फसल की पैदावार के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। वहीं किसानों को उपज की बिक्री पर होने वाला खर्च भी नहीं देना पड़ेगा, यानी किसानों के मुनाफे में पहले के मुकाबले खासी बढ़त होगी।
फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। ये अधिनियम अनुबंधित किसानों को नियमित और समय पर भुगतान की सुविधा भी देता है। कृषि में हुए इन सुधारों से किसानों को काफी फायदा होगा। इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर होंगे और आपकी कॉल्स लेंगे। कहीं मत जाएगा, बने रहे हेलो किसान के साथ। आज कुछ है क्या, कंफ्यूजन है? अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। हेलो किसान में आज हम 2 विषय फिर से आपके लिए लेकर आए हैं और ये विषय है फार्मिंग एग्रीमेंट एक्ट 2020 और महिला किसान दिवस सप्ताह। इसके बारे में हम आपके सुझाव भी यहाँ पर मांग रहे हैं कि अपने आपके कोई सुझाव है वो महिलाओं के लिए, महिला किसानों के लिए, तो वो भी आप हमसे साझा करें। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं दोनों विषय से जुड़े हुए तो भी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। नंबर हम लगातार स्क्रीन पर बीच बीच में फ्लैश करें जहाँ से आप नोट कर सकते हैं। नंबर टोल फ्री है, कोई शुल्क आपका नहीं लगेगा। अब कपिला जी आपके पास में आना चाहूंगी। महिलाओं के योगदान के बारे में हमने काफ़ी बात की, लेकिन अब ये बताएं कि महिलाओं के योगदान के बाद जो उनकी जो स्थिति है वो पहले से बेहतर हुई है या फिर अभी भी बहुत उनके लिए किया जाना बाकी है? देखिए अंजू जी, निश्चित रूप से बेहतर तो हुई है, तभी आज हम सब ये किसान जो महिला सप्ताह मना रहे हैं। लेकिन देखिए कुछ समस्याएं भी जुड़ी हैं। जैसे सबसे बड़ी समस्या इसमें जहाँ तक कि महिला कृषक की बात है कि डिसीजन मेकिंग में उनका रोल नहीं है। बीज आप कहीं से आप पुरुष लेकर आते हैं, उनको कहा जाता है कि आप खेत में इसकी बुआई कर दें, कटाई कर दें, मढ़ाई कर दें, पैकिंग कर दें, आप भंडारण भी कर लें, और बेचने के लिए मंडियों में हमेशा पुरुष जाते हैं। तो ये है। दूसरी सबसे बड़ा जो लेकुना मुझे लगता है वो ये है कि ट्रेनिंग्स जहाँ दी जाती है वहाँ पे भी अब से थोड़ा समय पहले की बात करें तो पुरुष प्रधान ही हुआ करती थी। तो मतलब ट्रेनिंग किसी और को दी जा रही है, काम कोई और कर रहा है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात आपने देखी होगी कि मंडी में कहीं पर भी जहाँ बेचने की बात आती है, विपणन या मार्केटिंग की बात है, वहाँ महिलाएं नहीं है। तो सारी मेहनत आप कर रहे हैं और फाइनेंशियल डिसीजंस या पैसे से जुड़ा हुआ जो आपका मुद्दा है वहां पर आप नहीं हो। तो ये 2-3 समस्याएं हैं। अगर अपन मंडियों की बात करें तो इसलिए मंडियों के अंदर भी जो आधारभूत महिलाओं के प्रति जो सुविधाएं हैं, या मान लीजिए उनके लिए कहीं रेस्ट रूम हो, कहीं शौचालय हो, वॉशरूम हो। अब एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, मान लीजिए कि पहाड़ी क्षेत्र जितने भी हैं आपके, उत्तराखंड ले लीजिए या नॉर्थ ईस्ट के जो अपने पूर्वोत्तर राज्य जितने भी हैं, उन सब में ज्यादातर प्रोड्यूस ऑर्गेनिक है। आप हल्दी ले लीजिए, मसाले ले लीजिए, दालें ले लीजिए, तो सभी महिलाएं उत्पादन कर रही हैं। और अगर वो आकर अपना सामान बेचना चाहें तो मंडियों में उनके लिए कुछ आधारभूत सुविधाएं ही नहीं है।
तो अपना वो जो जितना भी उन्होंने मेहनत की, प्रोड्यूस की, वो पुरुषों को दे दिया। तो कुछ भी कहिए, जब आप खुद अपने प्रोड्यूस को बनाकर आप बेचने आते हैं तो उसके लिए आपकी इमोशन या आपकी जो भी वो है वो अलग ही होंगी। तो डिसीजन मेकिंग में महिलाओं का योगदान रहे। प्रोफेसर स्वामीनाथन सर ने कहा है कि भी कृषि के अंदर का जो विस्तार है उसका योगदान भी पूरा महिलाओं का है। तो अब अगर आप डिसीजन के अंदर भी अगर आप आ जाते हैं कि आपको कौन सी फसल लेनी है, कौन सा फसल चक्र आप अपनाएं, तो अगर ऐसे में अगर महिलाओं को आगे रखा जाए तो बहुत ही उपयोगी होगा। और विपणन की जहां तक बात है, मार्केटिंग की है, बहुत सारी महिलाएं संगठन भी आगे आए हैं। आपके स्वयंसेवी संगठन बहुत सारे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, स्वयं सहायता संगठन भी हैं। इन सब के अपने ग्रुप हैं, अपने प्रोडक्शन सेंटर्स भी हैं। लेकिन जब तक इनको मार्केटिंग की एक फ्री सुविधा और व्यापार और मंडियों में इनके लिए एक अच्छी आधारभूत अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर या सुविधाएं नहीं मिलेगी, जब तक महिलाओं के जो योगदान है उनको पहचानने में अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है। जैसा कि आप कह रही कपिला जी कि काम तो महिलाएं बहुत करती हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाती हैं, और पुरुष कृषि में उनके काम तो लेते हैं उनसे, बिल्कुल उनके लिए काम को लेकर कोई परहेज नहीं है। लेकिन जब वो आर्थिक मसले आते हैं तो वहां पर महिलाएं जो निर्णय है वो पुरुषों के पास है। तो महिलाओं का जो तीनों काम है उनका, जैसे आप ड्रेजरी या श्रम से संबंधित काम है, खेतों में वो भी महिलाएं कर रही हैं, घर का पूरा कामकाज देखती ही हैं। मतलब भंडारण तक भी मैंने देखा है कि महिलाएं ही आपका पूरा बैग भर रही हैं, सिल रही हैं, वो सब कर रही हैं। लेकिन फिर ट्रॉली में भर के जहाँ फाइनेंशियल मैटर्स आने हैं, जहाँ उस उत्पाद को बेचकर पैसा जो आना है वो फिर भी अगर वापस महिलाओं के पास आए, वो पैसा सर्कुलेशन में उनके पास में वापस आए, तो बेहतर निर्णय कर सकती हैं कि कौन सी फसल लूं, किस उत्पाद की क्या कीमत मिल रही है बाजार में, किन। और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं जहाँ पे महिलाएं अगर फोर फ्रंट पे आती हैं, आगे आती हैं, तो उनको बहुत से फायदे हैं। बिल्कुल, यानी इस दिशा में अभी भी काम करने की जरूरत है। और थोड़ा सा महिलाओं को भी अपने बारे में सोचना होगा कि वो सिर्फ खेतों में काम तक या फिर डेयरी से में सिर्फ काम करने तक, पशुओं की देखभाल तक ना जुड़ी रहे, लेकिन उसके बाद जो उनकी मेहनत का फल जो होता है उसके बारे, उसका गणित भी समझने की कोशिश करें। एक कॉलर हमारे साथ धर्मेंद्र है छत्तीसगढ़ से, आइए बात कर लेते हैं। हेलो धर्मेंद्र जी, बताइए क्या सवाल है। मैडम मेरा ये सवाल था कि छत्तीसगढ़ में मैडम धान का समर्थन मूल्य ज्यादा है जी, और 2500 रुपए है, और अन्य राज्यों में कम है, तो क्या वहाँ के किसान हमारे यहाँ ला के बेच सकते हैं? और वहाँ क्या मान ली पंजाब में गेहूं का रेट ज्यादा है, तो मैं क्या पंजाब अपना माल ले जा सकता हूँ गेहूं? जी, ये अक्सर सवाल रहता है, और मेरे ख्याल से ये किसान चाहते भी हैं कि जहाँ उन्हें अच्छा भाव मिले वहाँ बेचें। और तो ये जो इनका सवाल है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्या ऐसे संभव हो पाएगा इनके लिए? यही एक मेन इसमें प्रोविजन है कि पहले एक राज्य से दूसरे राज्य में जब आप अपने उत्पाद को लेके जाते थे तो बेचने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब आप फ्री हैं। आप चाहे पंजाब से लेके छत्तीसगढ़ में बेचें या झारखंड में बेचें, जहां पे भी आपको रेट ज्यादा मिले आप अपने उत्पाद को लेके जा सकते हो और अच्छा जो उसका मूल्य है वो आप प्राप्त कर सकते हो। इससे काफी किसानों को फायदा मिलेगा, विशेष रूप से जो जागरूक हैं, जो ये काम कर सकते हैं, वो निश्चित रूप से इसका फायदा उठा सकते हैं। जी, तो हमें ये भी बताया रणधीर जी कि जो एक टैक्स लगा करता था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आप जाते हैं तो कुछ शुल्क उसके लिए चुकाना पड़ता था, क्या वो अभी भी चुकाना पड़ेगा अगर ये अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे, या फिर अब ये बिल्कुल फ्री हो चुका है सर? देखिए, इसमें जो प्रावधान किया है कि यदि मंडी के अंदर आप बेचते हैं, जैसे सरकार ने मंडी व्यवस्था बनाई हुई थी, तो उसमें आप बेचते हैं तो उस पर टैक्स लगता है। लेकिन उसके बाहर जब आप बेचते हैं, जो अभी प्रावधान किया है, तो उस पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो वो आपकी बचत रहेगी। उसमें किसानों को भी फायदा है, और जो हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, व्यापारी हैं, वो भी उसमें इन्वेस्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे, और उससे क्या रहेगा कि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो भी आगे आएंगी, और जो एक्सपोर्ट का काम है निश्चित रूप से उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो जो पहले हम देश में ही बेचते थे, जी। हमारे उत्पाद आज ग्लोबल होंगे, वैश्विक होंगे, और उससे निश्चित रूप से हमें
देश को भी फायदा होगा, किसान को तो निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा जी। फायदा। लेकिन रणधीर जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि किसान के लिए अब कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सीमा नहीं है और एक राष्ट्र एक बाजार की बात की जा रही है और किसान को जहां अच्छा भाव मिले वहां वो अपने उत्पाद को बेच सकता है। लेकिन इस सच्चाई से भी हम मुंह नहीं मोड़ सकते कि हमारे देश की ज़्यादातर जो आबादी है जो कृषि से जुड़ी हुई है वो छोटे और सीमांत किसान हैं जिनके पास भूमि बहुत कम है। उनके लिए कितना व्यवहारिक है कि वो अपने उत्तर प्रदेश का किसान या फिर जैसे हमारे ये दर्शक थे छत्तीसगढ़ से, ये अपने यहाँ के ऊपर जाके पंजाब में बेचे, तब भी तो उन्हें कहीं ना कहीं एक बीच में किसी तरह की चेन की जरूरत पड़ेगी कड़ी की। देखिए, इसमें छोटे व्यापारी भी आ सकते हैं, आएंगे, क्योंकि एक व्यवस्था होती है और उनका भी आपस में सामंजस्य रहता है। तो गांव के गांव में भी जरूरी नहीं है कि आप अपने उत्पाद को लेके मंडी में ही जाएं। व्यवस्था ये होगी, जैसे आप देखते हैं आजकल की आप घर से फोन करते हैं और आपके घर पे डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, हाँ, ऑनलाइन आपको मिल जाता है सामान और उससे में आपको कोई अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट तक परचेज करते हैं तो आपने आमतौर पे देखा होगा कि आपसे वो कुछ चार्ज नहीं करते हैं। सिमिलरली गांव में एक किसान नहीं है, काफी किसान हैं जिनको हम कहते हैं कि सीमांत किसान हैं या छोटे किसान हैं और वो अपनी उत्पाद को लेके बाहर नहीं जा सकते। तो निश्चित रूप से अगर हमें किसी विशेष गांव में अच्छी क्वांटिटी में उसी गांव में उत्पाद मिलता है, बहुत से किसान अपनी एक जगह लेके आएंगे उत्पाद को, तो जो व्यापारी है वो उस गांव में जाके भी परचेज करते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे सब्जियों के जो उत्पादन है तो नजदीक के क्षेत्र में व्यापारी जाते हैं, वहीं से परचेज करते हैं और बड़ी मार्केट में जाके वो खुद बेचते हैं। तो ये सारा प्रावधान है, आपके डोर स्टेप से परचेज कर सकते हैं। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है कि आपको दूसरे राज्य में ले जाकर ही अपने सामान को बेचना है। आप इन व्यापारियों को भी बेच सकते हैं और वहां पे भी आपको जी बिल्कुल, यानी जो लॉजिस्टिक इससे जुड़ा हुआ है उसके लिए भी काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। अंजू जी, मेरा भी एक प्रश्न है, अगर आप अनुमति दिए तो सर से। सर, क्योंकि किसानों से जुड़ी बात है, हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ये जानना चाह रही थी कि वर्तमान व्यवस्था जो है अभी, जो एपीएमसी मंडियों में किसान बेचता है, वो व्यवस्था तो बरकरार है ना? वो व्यवस्था बिल्कुल बरकरार रहेगी। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि उसको बिल्कुल डिस्टर्ब करके कुछ नया चीज आ रही है, एकदम कुछ नया ही होने वाला है? ऐसा बिल्कुल नया नहीं है। जो एग्जिस्टिंग है हमारी वर्तमान जो व्यवस्था है वो एज सच रहेगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी रहेगा। आप चाहे मंडी में जाके बेचें, आप चाहे प्राइवेट को जाके बेचें, तो ये आपका अधिकार क्षेत्र है। तो इसमें कहीं कोई छेड़खानी नहीं है। और अगर कोई कहता है कि ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है कि ये भ्रांति है, हमें इन चीजों से बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं वो वैसे ही रहेगा। और जो मंडी व्यवस्था है वो इसके पीछे मकसद ये नहीं कि उसे खत्म कर दिया जाए। कोशिश ये है कि किसानों के लिए और रास्ते खोले जाए और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो और उनके लिए बेहतर व्यवस्था हो, बस यही एक कोशिश है। तो अगर आपके मन में किसी तरह की आशंका है और कोई सवाल है या फिर आपको ऐसी बातें बताई जा रही हैं, आपको भ्रमित किया जा रहा है, तो आप सही सोर्स से जानकारी प्राप्त करें और भ्रमित ना हो, किसी के बहलावे में या किसी के गलत जानकारी में ना आए। फिलहाल इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कार्यक्रम जारी रहेगा। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो, हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है। और ये
आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका जे बात ना रहे, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाए और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा पहला विषय है फार्मिंग एग्रीमेंट एक्ट 2020 और साथ ही हम बात कर रहे हैं महिला किसान दिवस सप्ताह के बारे में। चलिए, अब हमारे कॉलर हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। LR भंडारे हमारे साथ छत्तीसगढ़ से एक दर्शक। जी बताइए सर, क्या सवाल है आपका? LR भंडारी जी हैं फोन लाइन पर, जी बताएं। हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा था सी सर से, क्या अभी जो नया कानून आया है उसमें जो किसान को अपना धान बेचने के लिए, हेलो जी बिल्कुल हम सुन रहे हैं, आप सवाल अपना पूरा कीजिए। हाँ, अभी जो नया कानून आया है उसमें किसानों को धान को बेचने के लिए होलसेलर या रिटेलर या कंपनी वालों से संपर्क करने में दिक्कत होगी अभी, क्योंकि नया कानून है तो किसानों को जानकारी की अभाव है। तो मैं ये कह रहा था कि कृषि विभाग के जो जितने भी अधिकारी या ग्रामीण स्तर के जो कर्मचारी होते हैं, क्या उनके माध्यम से किसानों को ये सूचना या फिर ये जानकारी मुहैया कराई जा सकती है क्या? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका भंडारी जी। देखिए भंडारी जी, आज देश की जो भी संस्थाएं हैं, जैसे हम कृषि विज्ञान केंद्रों पे काम करते हैं, कृषि विभाग हैं राज्य के, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ICR के संस्थान हैं और बहुत से NGOs हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। तो ये भी काम कर रहे हैं कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचाएं और कहां आप अपने उत्पाद को बेच सकते हैं, कौन से जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं जो प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हैं या मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं, जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, आपको उनकी जानकारी वहाँ से भी प्राप्त हो सकती है और वो निश्चित रूप से आप तक ये जानकारी पहुँचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। विभिन्न जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। कृषि के जो विभाग हैं राज्य के, वो भी बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से, और भी बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनके माध्यम से इन सभी विषयों पर काफ़ी बात करते हैं। और मुझे लगता है कि जो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं, उनका निश्चित रूप से समाधान मिलेगा, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने में थोड़ी सी समस्याएं आती हैं जिसको टीथिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता है और हमें पता लगता है कि ये हमारी समस्याएं हैं, तो निश्चित रूप से सरकार उस पर काम करती है और जो भी आपकी समस्याएं होंगी उस पर निश्चित रूप से काम करेंगे और आपको जो भी सही जानकारी होगी उसको दिया जाएगा। जी बिल्कुल। कपिला जी, अब महिला किसान दिवस पर हम बात कर लेते हैं। महिलाओं के मुख्य रूप से किस किस तरह की समस्याएं हैं जो महिला किसान हैं हमारी, क्योंकि आप ऐसे महिलाओं से जुड़ी रही हैं, उनकी कामयाबी की कहानियां भी देखी हैं और उन समस्याओं को भी आपने बहुत नज़दीक से जाना है। तो मुख्य रूप से क्या समस्याएं रहती हैं महिला किसानों की? जी, जो प्रमुख बातें बताई आपने, उसमें देखिए महिलाओं का योगदान, जब कृषि की हम बात करते हैं तो ज़्यादातर काम उनके ऐसे हैं जिनमें बहुत सारा श्रम जो है वो, यानी मशीनों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। आपने देखा होगा कि निराई गुड़ाई के काम में हमेशा महिलाएं आएंगी। धान की रोपाई सबसे मुश्किल काम है, जिसमें आपको बिल्कुल पीठ के बल पे झुककर ही आपको एक एक पौध को आपको लगाना है। तो बहुत सारा श्रम इसमें है।
आपको लेके जाना है तो आप गट्ठर उठा रहे हैं, तो ये सारा जो है, और उसके अलावा जो आपके घरेलू कामकाज हैं जो वो तो सारे उनको करने ही है। तो खेतों में जो महिलाओं से जुड़े हुए श्रम जहाँ पे बहुत ज्यादा लगता है, उनको कम करने के लिए, ड्रेजरी जिसको हम कहते हैं, उसको कम करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे यंत्र बनाए गए हैं। निराई गुड़ाई की अब बात करें तो आपने एक व्हील हो के बारे में सुना होगा। आगे एक बड़ा हैंडल रहेगा, पीछे आगे से एक आपको चक्र है वो घूमता रहेगा। कीमत भी ज्यादा नहीं है, 200 से 250 रुपए में। भोपाल वाले संस्थान से बना है, पूसा संस्थान से वो मतलब उपलब्ध भी है। तो जैसे 2 पंक्तियों के बीच में शुरू में आप जो है आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं। धान की रुपाई के लिए धान प्लांटर बनाए गए हैं। मक्का का मान लीजिए आपको दाना निकालना है तो मक्का शेलर है। तो आपके जितने भी कॉब वाली फसल है, मान लीजिए मोटे अनाज की अपन बात करें तो बाजरा है, या इन सब के अंदर भी, या मान लीजिए आपको मूंगफली से आपको दाने को अलग करना है तो जो उसको हम मूंगफली शेलर भी कहते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे यंत्र कम कीमत में बनाए गए हैं, जिसके कारण उनकी ड्रेजरी जो है वो कम हो। दूसरा, भंडारण की समस्या आती है, तो इस तरह के छोटे छोटे कम लागत वाले जो आपके जीरो एनर्जी में जिसके अंदर इन्वॉल्व होती है, उस तरह के आपके भंडारण के, मान लीजिए आलू को आप थोड़ा लंबे समय तक रखना चाहते हैं, बाद में आप कुछ प्रसंस्करण करना चाहते हैं, तो उस तरह के छोटे यंत्रों से महिलाओं को बहुत लाभ होगा। जी बिल्कुल, तो ये छोटे छोटे यंत्र हैं जिनका उपयोग हमारी महिलाएं कृषि में कर सकती हैं। लेकिन अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, लेकिन उससे पहले हम कॉल लेंगे कपिला जी, कि ऐसे यंत्रों की भी जरूरत है जो कि हमारी महिलाएं आसानी से इस्तेमाल कर सके। बहुत भारी भरकम यंत्र जब होते हैं तो महिलाएं उनका इस्तेमाल भी नहीं कर सकती हैं। तो क्या ऐसे यंत्र बनाए जा रहे हैं जो कि महिलाओं के लिए हैं और महिलाओं को ध्यान में रखकर उन्हें तैयार किया जा रहा हो? लेकिन उससे पहले कॉलर है, उनसे हम बात कर लेते हैं। उपदेश है मध्य प्रदेश से। जी उपदेश जी, बताइए सवाल क्या आपका? उपदेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, सुन रहे। जी बताइए, सवाल बताएं। मैम मुझे जो हमें मैम सुन रहे, हम MSP पे मैंने फसल का दाम एक ही होगा या अलग अलग रेट होगा इसका? ये आपका सवाल थोड़ा और विस्तार से बताएं उपदेश जी अपना सवाल। हेलो जी, थोड़ा और विस्तार से बताएं अपना सवाल। मैम जो फसल का दाम मूल्य होगा वो एक ही होगा या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होगा? अच्छा, ठीक है। देखिए, जो सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करती है वो देश भर में एक ही रहता है। और लेकिन ये हो सकता है कि जैसे धान है, धान की हम बात करें, बासमती की बात करें या मोटे धान की बात करें, तो अलग प्रजातियों के रेट्स जो हैं वो अलग हो सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से पूरे देश में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगर हम गेहूं की बात करें तो आपको एक ही रेट मिलेगा, या बासमती की बात करें तो उसमें एक ही रेट मिलेगा। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, बल्कि एक ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो पूरे देश में लागू होता है। जी, लेकिन वो क्या राज्य अपने तरफ से बोनस उसमें दे सकते हैं? ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसानों को कितना लाभ देना चाहते हैं, और इस पे कोई पाबंदी नहीं है। बहुत से राज्य ऐसे हैं जो MSP से ज्यादा किसानों को रेट देते हैं। जी बिल्कुल। चलिए कपिला जी, वो आपके पास आते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि यंत्रों की तो हम बात कर लेते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कई यंत्र जो हैं उनका इस्तेमाल ही महिलाओं के लिए बहुत बोझिल हो जाता है। तो क्या महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी शारीरिक संरचना को ध्यान में रखते हुए वो कितना श्रम कर सकती हैं, कितना वजन उठा सकती हैं, उसके अनुरूप, उनकी लंबाई के अनुरूप क्या ऐसे यंत्र भी बनाए जा रहे हैं? बिल्कुल अंजू जी, जितने भी यंत्रों की अभी हमने बात की, जैसे निराई गुड़ाई के लिए आपका हस्तचलित जो आपका व्हील हो है, ये सारे ही महिलाओं की उसको देखते गए। उसमें एक पुली जैसा है, तो आप चाहें तो आप उसको कम हाइट अगर कोई है तो उसमें आप कर सकते हैं। तो और भोपाल का जो संस्थान है, अभियांत्रिकी का संस्थान है, वो ऐसे ही यंत्रों को, और वो जो जेंडर फ्रेंडली यानी कि जो महिलाओं के लिए उपयोगी है, उनका
निर्माण करता है। और उसके अलावा आप देखेंगे कि पूरा एक संस्थान है जिसको हम पहले एनआरसी विमेन के नाम से जानते थे, वो पूरा संस्थान ही महिला कृषक के प्रति वो डेडिकेटेड है, जिसमें कृषि से संबंधित महिलाओं की सारी समस्या को ध्यान में रखते हुए यंत्र बनाने से लेके उनके लिए कौन कौन सी स्कीम्स या कौन कौन सी योजनाएं बनाई जाए, इन सब के बारे में काम करता है। और ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार का ये प्रयास भी है कि जितने भी किसान उपयोगी योजनाएं हैं उनमें से कम 30% जो जितनी भी योजनाएं हैं उनका सीधा लाभ महिलाओं को मिले। तो इसी तरह से यंत्र बनाए जा रहे हैं, बनाए गए हैं महिलाओं को जो, लेकिन जैसे कि सर ने भी बताया कि ट्रेनिंग और प्रशिक्षण की जहाँ तक बात है तो वहाँ महिलाओं को ध्यान में रख के उन्हीं यंत्रों की अगर ट्रेनिंग भी दी जाए जो कि दी जा रही है तो अधिक उपयोगी हो सकता है। जी बिल्कुल, तो सिर्फ यंत्र ही नहीं, उनको लेकर ट्रेनिंग भी दी जाए, महिलाओं को ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए या फिर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाए, लेकिन महिलाएं भी अपने तरफ से ये प्रयत्न करें कि इन सेंटर्स पर पहुंचे। फिलहाल अभी तो बहुत सारी जगह बहुत सारी चीज़ों की ट्रेनिंग ऑनलाइन चल रही है। ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो आपने कहा है, विशेष रूप से जो प्रशिक्षण का है। जैसे मैडम कपिला ने बताया कि महिलाएं काम तो करती हैं लेकिन प्रशिक्षण किसी और को देते हैं। तो स्वाभाविक है जो काम आप करेंगे और आपको उस पर प्रशिक्षण दिया जाएगा तो निश्चित रूप से ये काफी लाभदायक होगा। और मुझे लगता है कि महिलाओं को प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है। हालांकि हम प्रयास कर रहे हैं काफी हद तक, लेकिन इसमें महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा। जी, और हमारे जो पुरुष हैं वो इस तरह के यंत्र हमारी महिला किसानों के लिए उपलब्ध कराएं, इसके लिए भी क्या प्रोत्साहित किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहां से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में है, लेकिन अभी भी आपकी कॉल्स का हमें इंतजार है। और आप अगर अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं कार्यक्रम में तो विषय एक बार फिर से आपको बता दें, हमारा आज का विषय है महिला किसान दिवस सप्ताह, और साथ ही हम बात करें फार्मिंग एग्रीमेंट एक्ट 2020 के बारे में। बहुत सारे हमारे कॉलर्स अपने सवाल हम तक पहुँचा रहे हैं, और अगर आप भी उन्हीं में से ही हैं, आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें फोन करें। मीना कुमारी हमारे साथ है फोन लाइन पर, जयपुर से इन्होंने फोन किया है। जी मीना कुमारी जी, स्वागत है हेलो किसान में, बताइए सवाल क्या है? जी मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि महिला किसान को कोई अलग से सब्सिडी दी जाती है खेती करने के लिए? जी
मीना जी, अच्छा प्रश्न है आपका, और बहुत सारी स्कीम्स हैं। हमारे प्रोग्राम की शुरुआत की रिपोर्ट में भी आपने बहुत सारी स्कीम्स के बारे में जाना। उसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR जो है, उसकी भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो महिलाओं को फोकस में रखकर ही बनाई गई है। उसमें से एक है वाटिका, तो उसमें से उन्होंने KVK आइडेंटिफाई किए गए हैं। जयपुर में भी आपका एक KVK है, आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। और उसमें उसके अलावा एक नारी एक बहुत अच्छी स्कीम है, उसमें भी हमारे KVKs हैं। उनके अंदर आपको प्रशिक्षण से लेके, अगर आप मान लीजिए कुछ महिलाएं मिलकर कोई जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो ऐसा बनाती हैं, तो आपको, आप कहें कि मान लीजिए आज जयपुर की आप बात कर रही हैं, तो मान लीजिए आपके यहाँ पर जो अमरूद का मान लीजिए बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है या आंवला का अच्छा प्रोडक्शन होता है, तो उसका आप जैम, जेली जो कुछ बनाना चाहें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि इसमें मार्केटिंग की आती है, और प्रशिक्षण का हमेशा, कोई भी काम आप शुरू करें प्रशिक्षण जरूर लें। तो निकटतम KVK से आप संपर्क करके आसपास की 5, 7, 10 महिलाएं मिलकर एक ग्रुप बना सकती हैं। वहाँ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ना सिर्फ उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग, उसको आपको प्रिजर्व कैसे करना है, उसका आपको लेबलिंग कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, यानी कि अंतिम उत्पाद तक आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये ट्रेनिंग होती रहती है। अभी क्योंकि थोड़ा सा कोरोना का समय है, तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऑनलाइन हो रही हैं। मेरा सुझाव आपसे यही रहेगा कि आप स्थानीय उत्पाद को महत्व दें। जैसे हम शुरू से ही बात कर रहे हैं कि लोकल को वोकल बनाना है, तो आपके यहाँ पे सांगरी की जो उत्पाद है, सूखे गट्टे जो मिलते हैं, आप उत्पाद आप चुनिए और उसके बाद में आप उससे KVK से संपर्क करके पूरी ट्रेनिंग ले, अपने ग्रुप को भी पूरी ट्रेनिंग दिलाएं। 2, 3, 4 हफ्ते भर की भी ट्रेनिंग दी जाती है। मार्केटिंग तक आप लें और विपणन के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देते हैं। जहाँ तक आपने खेती के बारे में बात की, तो बहुत सारे, जैसे मैंने कहा ना, किसान कल्याणी जो आपकी योजनाएं हैं, उसमें आपको जो स्किल डेवलपमेंट के अंदर, जिसको हम कौशल विकास की बात करते हैं, उसके अंतर्गत आपको लोन मिल सकता है। आप लोन लेके आप प्लांटेशन करा सकते हैं। जयपुर के आसपास अगर आपका पानी अच्छा है, आंवले की खेती आप कर सकते हैं, अमरूद की। इस तरह से आप पहले आप फोकस होकर आप चुनाव करें कि आपको करना क्या है। खेती में ही करना है तो मेरा सुझाव ये होगा कि जो उत्पाद आप बना रहे हैं उसको आप एंड प्रोडक्ट तक, यानी कि वैल्यू एडिशन और संवर्धन तक अगर आप ले जाएं और प्रसंस्करण करें, तो निश्चित रूप से आपको अधिक मुनाफा होगा। जी जी बिल्कुल। रणधीर जी, आप भी कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि आर्थिक जो फैसले होते हैं, और जैसे कि हमारी जो दर्शक थी, इनका भी ये कहना था कि क्या किसी तरह का अनुदान या सब्सिडी है, आर्थिक फैसले हमारे महिलाएं नहीं ले पाती। इसके पीछे वजह ये भी होती है कि खेत तो है लेकिन वो महिलाओं के नाम तो होते नहीं है, पुरुष के नाम होते हैं। तो ऐसे में अपने आप ही एक बड़ी समस्या हो जाती है कि ना तो वो लोन ले सकती हैं, और अगर कोई फायदा होगा भी तो वो पुरुषों के पास जाएगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज की जो बैंकिंग व्यवस्था भी है, पहले मॉर्गेज रखते थे, लेकिन अब एक सीमा तक आपको इस टाइप की कोई जरूरत नहीं है। आप बैंक से भी लोन ले सकते हैं। जैसे मैडम ने बताया कि कई ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, जब आप वहाँ से प्रशिक्षण लेते हैं, 1-1 महीने के भी प्रशिक्षण हैं, उस सर्टिफिकेट को जब आप बैंक के समक्ष रखते हैं, तो उसके आधार पे भी हाँ, जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में मदद करते हैं। तो महिलाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे बहुत से कार्यक्रम हैं जिसमें महिलाओं को आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार करते हैं उनके लिए, और महिलाओं को आगे लाने के लिए, जैसे एम्पावरमेंट की बात है, हम सप्ताह मना रहे हैं, और सप्ताह के साथ साथ निश्चित रूप से एडवांटेज मिलता है महिलाओं को। लेकिन ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, बैंक से लोन का जो कार्यक्रम है, कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विभाग है, ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्यक्रम चला रहे हैं। सर, इसका एक बहुत ही सफल एग्जाम्पल है। हमारे यहाँ पे गुरुग्राम में एक गाँव है, उसमें एक महिला है, पूजा शर्मा जी है। पूजा शर्मा जी ने आपने पिछले 2-3 सालों में इन्होंने, जैसे पूसा संस्थान का जो KVK है शिकापुर में, वहां से उन्होंने सोया नट्स बनाने की एक ट्रेनिंग ली, और उसके बाद अब इनके बहुत सारे उत्पाद हैं, इनकी अपनी फैक्ट्रीज हैं और वो अपनी कंपनी की मालिक हैं, और मतलब बहुत सारे अवार्ड से उनको सम्मानित भी किया गया है। तो आगे आई, वो ट्रेनिंग ली, उन्होंने आसपास की महिलाओं का ग्रुप बनाया, खुद तो स्वावलंबी है ही, और बल्कि अपने आसपास के क्षेत्रों को भी उन्होंने स्वावलंबन का रास्ता दिखाया। उनको फायदा इसी बात का मिला कि क्योंकि महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स भी हैं, कार्यक्रम है, लेकिन जब आप किसी अच्छी संस्था से जुड़ेंगे, कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ेंगे या दूसरे जो संस्थान है उनसे जुड़ेंगे, तो वो आपको सही जानकारी देंगे कि ये कार्यक्रम है, आप इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो
हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के कार्यक्रम से ज़रूर कुछ महिलाओं को आत्मबल मिलेगा और ये महिलाएं आगे आएंगी, ऐसी ट्रेनिंग्स लेंगी। और जो आत्मनिर्भर भारत होने की हम बात कर रहे हैं, तो जब तक हमारे घरों की महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होंगी तब तक हम पूरी आबादी को आत्मनिर्भर नहीं कर सकते हैं, यानी आधी आबादी को साथ लेकर चलना होगा। अब क्योंकि कार्यक्रम का हमारा बिल्कुल अंतिम पड़ाव है, तो मैं जानना चाहूँगी आज का जो हमारा पहला विषय है फार्मिंग एग्रीमेंट एक्ट 2020, इसके बारे में और कौन कौन सी आप बातें बताना चाहेंगे जो कि हमारे किसानों को जान लेना चाहिए? मैं इस पे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ ऑनलाइन मार्केटिंग भी अभी हमने छुआ नहीं है। लोगों में काफ़ी भ्रांतियां हैं। उनको लगता है कि इस एक्ट के आने से हमारा ये नुकसान हो जाएगा, हमारा वो नुकसान हो जाएगा, लेकिन हमारे विचार में बहुत साफ सुथरा है कि आप पूरे देश में जहाँ चाहें आप अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। अगर आप टैक्स नहीं देते हैं, स्वाभाविक है आपको बचत होगा। और क्योंकि दूसरे लोग भी जुड़े हैं, व्यापारी हैं, प्रोसेसर्स हैं, एग्रीगेटर्स हैं, वो जुड़ेंगे तो एक वैल्यू चेन डेवलप होती है। और जो ऑनलाइन मार्केटिंग है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है कि अगर किसान भाई ऑनलाइन मार्केटिंग में भी ऐड हो जाएं तो उससे भी उनको काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। और अनुबंध खेती की हम बात कर रहे थे, अगर वो इस सिस्टम में आ जाएं अनुबंध खेती में, तो मुझे लगता है कि उनकी जो तकनीकी समस्याएं हैं, उनकी जो इनपुट की समस्याएं हैं, खाद की है, जो दूसरे जो दवाइयां हैं जो डालनी है, समय पर कौन सी आपको क्रिया करनी है, इस टाइप की इंफॉर्मेशन है। आपके खेत से उत्पाद उठाने की बात है, जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं उनके इस्टेब्लिश करने की बात है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की बात है, आपकी उत्पाद को ग्लोबल उत्पाद बनाने की बात है, जो लोकल को वोकल करने की बात है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है। मुझे लगता है कि जब हम अनुबंध खेती में शामिल होंगे, ये सारी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। जी, मुझे लगता है कपिला जी जो ऑनलाइन मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, और हम महिलाओं की समस्या की भी हमने चर्चा की कि घर से बाहर नहीं निकल पाती या फिर मंडियों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। महिला ई हाट एक बहुत अच्छी योजना है और 2016 में ही शुरुआत हुई है। उसमें यही है, अपना प्रोडक्ट आप ऑनलाइन दिखा सकते हैं, आपके कस्टमर्स आपको वापस वहीं पर ही मिलेंगे। तो बात वही है अंजू जी की दोनों तरफ से पहल होनी चाहिए। बिल्कुल, महिलाओं की तरफ से भी वे आगे आए, लोकल को वोकल के हम फिर एम्फेसिस दे रहे हैं। और एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगी कि उत्पाद फोकस्ड, मतलब कमोडिटी फोकस्ड आप सेंटर बनाइए। अगर आप बाजरा की बात कर रहे हैं तो आपकी जगह पे बाजरे का आटा भी मिले, बाजरे का बिस्किट भी मिले, बाजरे का लड्डू भी मिले। जब तक आप इतना, दूसरा क्वालिटी एंड मार्केटिंग, बिल्कुल तो इस और ध्यान दें तो बिल्कुल जीवन में बदलाव आ सकते हैं महिलाओं के, और ये सकारात्मक बदलाव हो, इसीलिए हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि हमारी महिलाएं जब किसी चीज़ को ठान लेती हैं तो कोई भी चुनौती उनके सामने नहीं टिकती है और वो आगे बढ़ जाती हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का कार्यक्रम देखकर ज़रूर कुछ महिलाएं प्रेरित हुई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान स्टूडियो में आए और आज के इन दोनों विषय पर इतने विस्तार से बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि कल के कार्यक्रम का क्या विषय रहेगा। कल का हमारा विषय है मौसम आधारित कृषि सलाह के फायदे, रबी फसलों की जैविक खेती। ये हमारे कल के दो विषय हैं जिससे जुड़े हुए विशेषज्ञ हमारे साथ रहेंगे। और अगर आप चाहें तो आप हमें पहले ही से अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। अगर आप चाहें तो फेसबुक के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे आप जुड़े फेसबुक से। फेसबुक पर जुड़ने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, सर्च बॉक्स में हमारा पेज खुल जाएगा जिसे ऐड कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, मैसेंजर या फिर वॉल पर भी अपने सवाल साझा कर सकते हैं। और अब बता देते हैं आपको इससे भी आसान तरीका, हमारा हेलो किसान टोल फ्री नंबर है, कॉल सेंटर नंबर है। आइए बताते हैं आपको कि कैसे आप इससे भी हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-113-060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान आप कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड करवाएं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। इसी के साथ ही फिलहाल इतना ही, और नए विषय के साथ फिर होंगे कल आपके सामने, नए विशेषज्ञ होंगे। हमारी कोशिश ये होती है कि अलग अलग विषयों के बारे में हम आपको जागरूक कर सके ताकि हमारा किसान जागरूक हो, और अगर हमारा किसान जागरूक होगा तो देश जागरूक होगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।